ऊपर वो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है उसको। तो आपके पास क्या गिवन है बेटा, फोर्स गिवन है, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है पर्सन के थ्रू। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट कहता है आगे वो पढ़ता है, कहता है ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब वो कहां जा रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जा रहा है, यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 मीटर फर्स्ट एंड देन क्लाइम्स अप अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। यानी पहले तो वो हॉरिजॉन्टल गया 15 मीटर और उसके बाद चढ़ जाता है। तो चढ़ेगा तो वर्टिकली ना बेटा, है ना? यस सर। तो कहता क्लाइम्स अप ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर चढ़ जाता है। तो इसका मतलब पहले वो हॉरिजॉन्टल गया, उसके बाद वो वर्टिकली हो गया। हॉरिजॉन्टल 15 मीटर गया, वर्टिकली यानी क्लाइम्स अप कितना हुआ वो 12 मीटर। कह रहे व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय हिम, उसका जो टोटल वर्क डन होगा वो कहता है कितना होगा ये बताओ मुझे। ठीक है, अब मेरे को एक चीज कौन बच्चा बताएगा, जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर बंदे ने बकेट पकड़ रखा है ऐसे, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? अपवर्ड। वो अपनी तरफ ऐसे उठा के रखेगा ना, छोड़ थोड़ा ना रहा है, वो पकड़ के रखा हुआ है उसने बकेट को। अगर क्या किया हुआ उसने, पकड़ रखा है, तो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, एफ की ये डायरेक्शन है। तो जब वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो एफ और एस के बीच में क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90। तो पहला जो वर्क बनेगा आपका फोर्स एफ इंटू एस, कॉस क्या बनेगा? 90। फोर्स कितनी है? 20, एस कितना है? 15, और कॉस 90 क्या होता है आपको पता है? 0। तो 0 वर्क डन हुआ। बोलो समझ आया? यस सर। ओके। लेकिन जो ये वाला वर्क डन है दैट इज W2, ये सेम डायरेक्शन में है, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है? 0। फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? 0। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 20 इंटू 12 आ जाएगा। बोलो समझ आ गया? यस सर। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? 0 प्लस का ये कितना आ गया? 240 आ गया ना? 240 जूल्स। तो 240 जूल्स आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, गुड। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने पहले भी करवाया था, अब फिर से है, थोड़ा सा टिपिकल सा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनोगे तब समझ आएगा। कैलकुलेट वर्क डन इन रेजिंग अ स्टोन ऑफ मास 5 kg। मिला सबको? यस ये रब कर दूं बेटा सबके लिए? यस सर। ओके। यस सर। 4th यूनिट में अगर किसी बच्चे को थियोरेटिकल डाउट रह जाएगा तो मुझे जरूर क्लियर करना। वैसे तो वीडियोस में है 4th यूनिट, तो वीडियोस वॉच कर लेना अच्छे से। मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट भिजवा दी थी उस दिन, कह के हार्दिक ने भेजी थी, तो वॉच कर ली होगी मेरे हिसाब से सबने। ठीक है, तो एक बार वॉच कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट उसके बाद भी रहता है तो मुझसे पूछ लेना बेटा। ठीक, चलो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पर, कैलकुलेट वर्क डन in raising a stone of mass 5 kg and specific gravity 3 lying at the bed of a lake through a height of 4 meter। क्या मतलब हुआ, समझ आया कुछ? रिपीट करना सर। ध्यान से दोबारा सुनो। वो कहता है कैलकुलेट करना है वर्क डन इन रेजिंग अ स्टोन। वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है एक स्टोन को रेज करने के लिए, ऊपर लाने के लिए। और स्टोन का मास कितना दिया हुआ मेरे बच्चों? 5 kg। मास दिया हुआ 5 kg, मास ऑफ द स्टोन इज 5 kg। अब वो कहता क्या है,
और साथ ही वो क्या कहता है, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आप यूं कह सकते हो, मैं चलो एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिख लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। 3 दी हुई है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहां से आती है, जैसे स्पेसिफिक डेंसिटी होती है ना आपकी, कि डेंसिटी एट 0 और डेंसिटी एट 4 डिग्री ऑफ वाटर, वाटर के साथ हम कंपेयर करते हैं बेटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या करते हैं, इसमें जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एयर के अंदर वो कितना और वाटर के अंदर वो कितना। तो देखो मास ऑफ द स्टोन जो है वो एयर में कितना है, 5 kg, ठीक है। यस सर। ओके, चलो पहले पहले पूरा क्वेश्चन समझा दूं, फिर उसके बाद ये चीजें करेंगे। पहली बात, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दोबारा से सुनेंगे। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन कैलकुलेट करना है इन रेजिंग अ स्टोन, एक स्टोन को रेज करने के लिए जिसका मास कितना दिया हुआ है आपके पास, 5 kg दे रखा है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 दी हुई है, इसको बाद में देखेंगे क्या है। लाइंग एट द बेड ऑफ अ लेक, स्टोन कहां पर है, एट द बेड ऑफ द लेक का मतलब क्या हुआ, सर लेक के ऊपर, ग्राउंड के मतलब लेक, हाँ बिल्कुल सरफेस पर। अब वो कहता है थ्रू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, कितना रेस करना है उसको, 4 मीटर, रेस कितना करना है बेटा, 4 मीटर, यानी कि ये तो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, सिंपल है ना। वर्क का फॉर्मूले में आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट उन्होंने दे दिया, डिस्प्लेसमेंट कितनी दे दी, 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट दे दी कि भाई 4 मीटर राइज करने के लिए बताओ एक स्टोन जिसका 5 kg वेट है और वो सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर लाइन है, उसको 4 मीटर ऊपर लाने के लिए बताओ कितना फोर्स एक्सर्ट, सॉरी कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास अगर हम बात करें कि 4 मीटर के लिए अब कितना करना पड़ेगा वो देखना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो पानी के ऊपर है, यानी पानी के अंदर ही हो गया ना, तो पानी के ऊपर जब कोई बॉडी या स्टोन होगा तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा कि नहीं। यस सर। ओके, यस सर। तो यहां जो वर्क डन होगा, एक्चुअली ध्यान से सुनो और सोचो भी, जो वर्क डन होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो सबको पता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास गिवन है, दैट इज 4। अब बात मुद्दे की आती है, 4 मीटर की तो डिस्प्लेसमेंट है, बट मुझे फोर्स कितनी एक्सर्ट करनी पड़ेगी, ये फोर्स कौन सी होगी, कोई बता सकता है। सर वेट, हाँ वेट किसका होगा एक्चुअली, सर एक्चुअली वेट स्टोन का होगा या अपेरेंट, या एक्चुअल वेट ऑफ स्टोन होगा या अपेरेंट वेट ऑफ स्टोन होगा, अपेरेंट। हाँ क्यों, क्योंकि वो पानी के अंदर है, वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर से जब उसको ऊपर लाएंगे तो उसके ऊपर ऑब्वियसली एक फोर्स लग रही है जिसको आप अच्छे से जानते हैं, बॉयड फोर्स। यस सर। कोई भी चीज जब लिक्विड में होती है, फ्लूइड में होती है, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है ना, जिसको हम बॉयड फोर्स कहते हैं, समझ रहे हो। तो जिसकी वजह से, उस बॉयड फोर्स की वजह से उस पे उसका जो वेट है वो एक्चुअल वेट ना होके अपेरेंट वेट बन जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। बस, तो आप लोगों ने को क्वेश्चन भी मिल गया होगा बुक में भी, इसीलिए उन्होंने ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, इसीलिए दी, इसी रीजन के लिए दी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप मास निकाल लोगे उतने वॉल्यूम ऑफ द वाटर का, जितना आपके पास, जितना स्टोन का है। क्योंकि देखो आपको पता है कोई भी बॉडी अपने वॉल्यूम जितना हिस्सा डिस्प्लेस कर देती है लिक्विड का, तो जिसकी वजह से एक बॉइंट फोर्स डेवलप होती है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो बस मुझे वही चीज निकालनी है,
तो इसका मतलब वो कैसे निकलेगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू मास ऑफ स्टोन in air, mass of stone in air to the mass of किसका? water, equal volume of water. बोलो क्लियर है? यस सर। बस, तो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 दी हुई है, वो 5 दिया हुआ है, तो मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम तो निकल ही गया मेरे पास। मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर वो मुझे पता लग गया कितना होगा, 5/3। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, 5/3 ये मास आ गया 5/3। एक्चुअल कितना था? 5 था। तो अब अपेरेंट कितना हो जाएगा? अपेरेंट कितना होगा? 5 माइनस 5/3, तो ये कितना हो जाएगा? 15, 10/3। ये अभी मास आया, आपको क्या निकालनी है? बॉइंट फोर्स। फोर्स क्या होती है? वेट ही हो गया ना, बॉइंट जो भी वेट होगा mg, m आ गया। हाँ, तो इसके साथ क्या कर दोगे? g कर दोगे, तो वो फोर्स आप पे आ जाएगी। 10/3 इंटू में 9.8। अब ये आप पे वो फोर्स आ गई, और इस फोर्स के साथ आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी है? 4 मीटर के। तो आपके पास क्या मिल जाएगा? यू विल गेट द वर्क डन। ओके, यस सर। नहीं सर। समझ आया? तो क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया? मास ऑफ द वाटर निकाल दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। कहने का मतलब जितना उस स्टोन ने वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, उतना ही हम लोगों ने वो वॉल्यूम का मास निकाल लिया। सेम मास होना चाहिए, वो मास मैंने निकाल दिया। वो मास यहां से पता चल गया, हमारे पास 5/3 आ गया। अब वाटर के अंदर इसका स्टोन का मास इतना है और एक्चुअल में उसका इतना है, तो अपेरेंटली कितना रह जाएगा? वो 5 माइनस 5/3, वो आपके पास मास ऑफ द स्टोन आ गया। बट आपके पास इस मास की वजह से एक बॉइंट फोर्स एक्सर्ट हो रही है, जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना है। तो वो फोर्स कैसे निकालोगे? m इंटू जी। तो ये मास तो आप पे ऑलरेडी था, जी क्या लगाया? 9.8, तो फोर्स आ गया। नाउ वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इसके साथ और मल्टीप्लाई में 4 मीटर आ जाएगा। बोलो समझ आए ये चीज की नहीं? यस सर। यस। ठीक है, ओके। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा मजेदार है, और ये एक तरीके का कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। आगे के लिए फर्दर आपको ये फायदा भी देगा इस टाइप का क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट। मिल गया होगा मेरे हिसाब से, सभी के पास होगा ये क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल such that a length of 60 centimeter hangs freely। मिला सबको? यस सर। यस सर। ओके। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक ढंग से नहीं पढ़ रहे। मैं अभी भी कह रहा हूं बच्चों को, जैसे जैसे जो जो चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में रिवाइज करो। अब जैसे 4th यूनिट ही हम लोगों ने मान लो आज स्टार्ट कर दिया है, तो कम से कम 4th यूनिट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको इसमें कभी भी दिक्कत ना आए। ठीक है, और 2 महीने बाद आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, 2 महीने हद मार के फेब के मिड में स्टार्ट हो ही जाएंगे। ठीक, तो फिर आप लोगों को तैयारी अभी से, इसलिए मैंने कहा कि साथ साथ रिवीजन भी कर लेंगे, ताकि एक बार अब ये साथ साथ रिवीजन हो जाएगी, एक बार जब ये सारा खत्म हो जाएगा सिलेबस, फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि आप लोगों का पक्का हो जाएंगे चैप्टर। लेकिन वो बेटा सीधी सी बात तो वही आती है, करने से आएगा। ठीक है, और वो करना तुम लोगों ने है। अगर अभी भी नहीं करोगे तो फिर तुम लोगों के लिए दिक्कत है। ठीक, ऑफलाइन पेपर होंगे अगर, तो फंस जाओगे तुम लोग बहुत ज्यादा गलत तरीके से। तो ऑफलाइन पेपर के हिसाब से तैयारी करो अपनी। और पहले भी बताया, पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है, तो हो सकता है कुछ स्कूल वाले ना भी चेंज करें, बट कई स्कूल वालों ने पैटर्न चेंज करने का भी जो है वो लिया हुआ है डिसीजन कि करेंगे।
तो उसके लिए आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर जोर ज्यादा देना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, कंसेप्चुअल्स के ऊपर जोर ज्यादा देना पड़ेगा। वो तभी आएंगे जब आप न्यूमेरिकल्स भी करने की हैबिट डालोगे। जिन जिन के न्यूमेरिकल्स जरूरी हैं उनके करो, और कंसेप्चुअल तो बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है बेटा, चलो अब एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं अगला। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट अ लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। क्या मतलब हुआ? कहता है एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है बेटा? 2 मीटर की लेंथ है, और उसको कहता है जी टेबल के ऊपर लेटाया हुआ है, और कहता है जी इस तरीके से कि उसका जो 60 सेंटीमीटर का हिस्सा है वो फ्रीली हैंग हो रहा है एज ऑफ द टेबल पर, लाइक दिस। कुछ इस टाइप से टोटल यहां से लेकर यहां तक ये पूरी 2 मीटर की है, जिसमें से ये 60 सेंटीमीटर का हिस्सा फ्रीली हैंग है एट द एज। अब वो कहता है द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg। पूरी 2 मीटर की चेन का मास कितना है बेटा? 4 kg है। तो मैंने आप लोगों को ऐसे ही बताया था कि अब इसका मतलब वो ये छोटे से हिस्से के बारे में पूछेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पर यूनिट मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? टोटल मास इज 4 kg, 2 मीटर के लिए है 4 kg, 1 मीटर के लिए कितना होगा? 4/2 2 kg सर। तो 2 kg आ जाएगा। वेरी गुड, ये 1 मीटर के लिए हुआ। ठीक है, अब आगे सुनो। आगे वो कहता है व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। कहता पूरा वर्क डन बताओ, पूरी चेन को ऊपर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ऊपर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो पहली बात तो ऊपर लाने के लिए डिस्टेंस भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट को फोर्स भी चाहिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो ये रब कर दूं 2 kg वाला? यस सर। एक बार फिर बता दो। यस सर। बेटा मैंने कुछ नहीं करा, इस पूरी चेन का मास 4 kg दे रखा है। पूरी चेन कितनी मीटर है? 2 मीटर की है। तो 1 मीटर के लिए कितना पर यूनिट निकाल दिया मैंने, तो वो 2 kg निकल आया। चाहे उसको 4/2 ही रख ले, बुक में से अगर देखना है तो बुक में उन्होंने 4/2 रखा हुआ है, तो जैसे मर्जी रख सकता है बेटा। ठीक है, अब वो कहता है पूरी चेन को ऊपर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये इतना हिस्सा तो ऑलरेडी चेन है ही है ना ऊपर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है जो सस्पेंडेड है, इसको ऊपर लाना पड़ेगा और उसके लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो समझ आई? यस सर। चोके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस सर। वी कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ द हैंगिंग चेन। कितनी होगी पर यूनिट के लिए? कितना है? 2 kg। तो 60 सेंटीमीटर के लिए यानी कि 60 सेंटीमीटर का कितना बनेगा मीटर में? 0.6। 0.6। यस सर। तो इसके लिए कितना? तो ये बन गया ला 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 लोरी है, दूध की कटोरी है, 1.2। दिस इज द मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट, ये हैंगिंग पोर्शन। ओके, यस सर। यस सर। होगा सर। अब ये जो हैंगिंग पोर्शन का मास मैंने निकाल दिया 1.2 kg, तो इसका जो वेट होगा दैट इज mg नीचे की तरफ होगा, तो वेट कितना होगा? वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट दैट इज 1.2 इंटू 9.8। इन्होंने 10 बोला लिखने के लिए, तो 10 ही लिखेंगे, इन्होंने 10 दिया हुआ है तो 10 लगा दो। बोलो क्लियर? यस सर। ओके, यस तो सर। ध्यान से देखो, ये वेट ही तो एक तरीके का फोर्स हुआ ना। यस सर।
यानी कि आपको मिनिमम इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी तब वो चेन जो है वो ऊपर आ जाएगी। यस सर। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया? आपको फोर्स तो मिल गया, डिस्प्लेसमेंट रह गई। अब कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो बड़ी सिंपल सी है, 60 सेंटीमीटर। साफ है भाई, 60 सेंटीमीटर का हिस्सा ऊपर करना है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियस ही बात है कि 60 सेंटीमीटर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्वेश्चन के हिसाब से तो यही लग रहा है ना? ओके यस तो सर। क्वेश्चन, हाँ एक मिनट जरा जहाज निकल के फिर बताता हूं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाँ भाई बात तो सही है, देखो ये तो बच गया। पूरे ध्यान से सारी चीज दोबारा सुन लो भाई। पूरी चेन का मास 4 kg दिया हुआ था, तो मैंने सिर्फ 60 सेंटीमीटर का मास निकालना था, तो पहले मैंने पर यूनिट निकाला 4/2 करके और फिर उसको 0.6 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 1.2 kg आ गया कि भाई इतने के लिए ये मास है। अच्छा, ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है नीचे की तरफ वो भी निकाल दिया mg, क्योंकि जितना वेट होगा उतनी ही तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना है, तो वो मैंने निकाल दिया 1.2 इंटू 10। अब रह गई बात डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि वर्क डन के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। वी हैव फोर्स 1.2 इंटू 10, बट डिस्प्लेसमेंट हमारे हिसाब से होनी चाहिए भाई 60 सेंटीमीटर के हिस्से को ही तो ऊपर करना है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 60 सेंटीमीटर है। पर आप ध्यान से देखो, आप फोर्स कौन सी ले रहे हो? फोर्स कोई ऐसी है जो गिवन है आपको? नहीं। ना नहीं सर। सर। तो आपने फोर्स कौन सी ली? जो इस हिस्से का वेट है। यस सर। यस सर। और वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है, हमेशा हर बॉडी के सेंटर से होता है, सेंटर पे होता है। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी जो इस वेट के अगेंस्ट मुझे करनी है, वो हाफ ऑफ द हैंगिंग पोर्शन होगा। वो क्या होगा? इट विल हाफ ऑफ द हैंगिंग पोर्शन, दैट इज ये कितना है 60 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये आपकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी जो इस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हो। बोलो समझ आई बात? पॉइंट 3। यस सर। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, कोई चीज सस्पेंडेड है या कोई भी चीज ऐसे है, खासकर चेन वाले क्वेश्चंस के अंदर ये चीज ज्यादा लगती है कि जब उस चेन वाले का जो हैंगिंग पार्ट है, अगर उसको आप ऊपर खींच रहे हो, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं दे रखी या कुछ भी नहीं है, आप उसका वेट ही ले रहे हो, तो वेट तो हमेशा सेंटर से लगता है, तो इसका सेंटर ये बन गया बीच का, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ उतनी ही ली जाती है, तो हमेशा हाफ पोर्शन लिया जाएगा बेटा। बोलो क्लियर है? ओके सर। इसको क्या देते हैं? इसको क्या देते हैं? आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसपे आप फोर्स लगा रहे हैं। ओके, जिसपे फोर्स लग रही है, वेट लग रही है, वेट का बाय जो फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है बाय वेट mg। ओके, क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। बाकी के मैं इसलिए नहीं कराऊंगा इसमें वर्कडन वाले, बाकी के तो सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले। ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े अलग थे, तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। बोलो ये समझ आए? यस सर। ठीक है ना? बाकी तो इसके एग्जांपल्स आप अच्छे से कर लेना, मैंने करवा भी रखी है, मुझे याद है, और एक बार फिर पढ़ लेना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे एग्जांपल है। नाउ अब हम अगला करने वाले हैं, p²/2m के ऊपर न्यूमेरिकल करवाने लगा हूं, वो ध्यान से देखना। टाइप बी निकाल लो, टाइप बी। ये रब कर दो बेटा, समझ आ गया ये? यस सर। यस सर। और बेटा सर, एक मुझे चीज और और क्वेश्चन अपनी बता है। दो सर। हाँ, बोल। सर ये एग्जांपल 4 भी बता दो सर, इसको क्लस्टर ऑफ क्लाउड बोला सर। एग्जांपल नंबर 4,
क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। अच्छा, ये वाला। अरे इसके अंदर कुछ नहीं है बेटा, तेरे को ना mgh निकालना है। बेसिकली तेरे को क्या निकालना पड़ेगा इसमें? पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। तो उसके लिए तेरे पास मास नहीं है इसके अंदर, तो मास कैसे निकालेगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। आई बात समझ? ओके सर। तो बस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर लग जाएगा। वॉल्यूम के लिए तेरे को पता ही है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट या डेप्थ। वो इन्होंने दे रखी है, डेप्थ मेरे ख्याल से दे रखी है इन्होंने 2 सेंटीमीटर की, डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर देख, और एरिया भी दे रखा है। तो बस आपके पास वॉल्यूम निकल आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दियो पहले, एरिया इनटू हाइट करके या डेप्थ करके तेरे पास क्या निकल आएगा? हाँ, डेप्थ करके तेरे पास एरिया वो वॉल्यूम निकल आएगा, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेगा तो वो तेरा मास आ जाएगा, इनटू में जी और इनटू में एच। एच आपका 1000 दे रखा है, बस तो तेरे पास टोटल वर्क निकल आएगा mgh करके। क्लियर? ओके सर। मैं कह रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन एक ही बेस पे हैं, ये बड़े सिंपल से हैं, इनमें कुछ नहीं करना। आपने ये देखना है कि वो निकालने के लिए क्या कह रहा है और उसके लिए मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो क्वेश्चंस में ही दे रखी होती। अब आता है रखना आगे फर्दर क्लास के लिए भी, +2 के लिए भी, वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रट्टे के लिए नहीं कि भाई इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट पेपर में आ जाता है, कंसेप्ट याद रखना है। बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? अच्छा आज ये बताओ। बोलो, गलत मतलब जो भी है कुछ इनिशिएट तो करो। कौन एक्सप्लेन कर सकता है मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम? सर इसका आई डोंट वांट डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं मुझे। सर इसका मतलब है कि सर जितना हमने वर्क मतलब कि हाँ बोल बोल बोल, ठीक जा रहा है। कहना मतलब जितना हम डिस्प्लेसमेंट हुआ है सर, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमेशा इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। डिस्प्लेसमेंट की वर्क डन? सर वर्क डन। सर जितनी फोर्स लगी है एक चीज को डिस्प्लेस करने में सर वो इक्वल होती है Net चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना हुआ है सर? और सोचो और। हाँ पुष्पिंदर बता रहा है कुछ, बोल बेटा पुष्पिंदर। सर नेटवर्क डन के इक्वल होते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ बेसिक चीज यही है, जो लास्ट रिजल्ट निकलता है ना वो ध्यान दे। देखो लास्ट रिजल्ट आपका क्या कहता है, जो भी नेट वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यहां तो हमने ये पढ़ा, पर इसका बेसिक मीन अगर आप समझें वो ध्यान से, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर है तो इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? भाई जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअल में नेट वर्क डन के इक्वल होता है। और वर्क डन आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो? एज अ पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हो। मैं इस चेक आपके +1 के लिहाज से नहीं समझा रहा, मैं प्रॉपर वे में एक चीज, एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, वो आपको आनी बहुत जरूरी है कि बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वो कहता है वर्क और एनर्जी। आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था कि आप कोई भी काम करते हैं या कोई बॉडी भी अगर कोई भी वर्क करती है, ठीक है, तो वो उसके अंदर कैसे स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। सर आपकी हाँ, सारी आवाज तो- कट गई, दोबारा बोलना। मैं ये कहता हूं कि जो भी आप कोई भी वर्क डन करते हो, कोई बॉडी अगर कोई वर्क डन करती है, कोई सिस्टम अगर वर्क डन करता है, तो वो उसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल? पोटेंशियल। सर पोटेंशियल। आप कितना वर्क डन कर सकते हो, कैसे निकालोगे? जितनी पोटेंशियल Change- एनर्जी काइनेटिक potential एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। ये एक आंसर बीच में सही आ गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कर सकते हैं, या आपको पोटेंशियल एनर्जी पता हो या आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर सको। तो कहने का मतलब एनर्जी के अंदर आपने एक रट्टू तोता नहीं बनना
कि नेट वर्क डन हमेशा नेट काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर ही आएगा। भैया कई कई जगह पर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो नेट वर्क डन जरूरी नहीं है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही हो या पोटेंशियल एनर्जी ही हो, वर्क डन तो कुछ भी है ना बेटा। मान लो एक बॉडी यहां पर खड़ी है और ये चलना स्टार्ट हो गई, जब खड़ी थी तो उसकी काइनेटिक क्या एनर्जी क्या थी? 0। यस सर। यस Yes, सर। sir. और जब वो मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। अगर मैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं तो वो नेट वर्क डन निकल गया विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, कि वो खड़ा कितनी एनर्जी से था। तो बात तो वही आ गई ना, मैं अगर शांत होकर ऐसे खड़ा हूं तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं कोई वर्क करता हूं तो यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? काइनेटिक में। तो मेरा जो नेट वर्क डन करा हुआ है वो कैसे पता चलेगा कि नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? तो ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना कभी भी इन चीजों में। बोलो समझ आई? मैंने इसलिए बात बताई क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो खासकर जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप लोग यहां तक सोच नहीं पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते कि भाई यहां पर भी ये भी कंसेप्ट लग सकता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो वर्क डन हमेशा याद रखना, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है विच इज आल्सो भी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो आप उसको। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये जब +2 में जाओगे तो वहां पर तो कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो फिर आप कहोगे ला ये तो एनर्जी वर्क, और वहां पर भी लिखते हैं ड्यू टू वर्क एनर्जी थ्योरम। आप कहोगे ला वर्क एनर्जी में तो सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है जो नेट वर्क डन होता है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही होता है ना, एनर्जी चेंज। बस नेट वर्क डन एनर्जी चेंज में यूज हो रहा है, वो देखना है कि किस एनर्जी की बात हो रही है। पोटेंशियल पूछ रहा है तो पोटेंशियल में, काइनेटिक पूछ रहा है तो काइनेटिक। ठीक है जी, चलो अब हम बात कर रहे हैं। हाँ, एक हम लोगों ने फॉर्मूला किया हुआ था p²/2m, याद है ना? Yes, sir. ये होता है काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला। इसके ऊपर बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं और आने के भी चांसेस हैं आपके। ठीक है, याद होगा पहले पता नहीं किस किस बच्चे का टेस्ट भी था उस टाइम जब मैंने 4th कराए थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, पेपर में आए भी थे उनके। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, इसके ऊपर खास आपने ध्यान रखना है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके अंदर, तो आपने वो भी ध्यान रखने हैं भाई परसेंटेज वाले कैसे करने हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे करने हैं? बड़ा सिंपल सा फंडा है। p इसमें क्या है? आपका लीनियर मोमेंटम है। m क्या है? आपका इसमें मास है। और काइनेटिक एनर्जी k तो काइनेटिक एनर्जी है, या इसको अकेला e से भी लिख सकते हैं पेपर में, आपको चेक करना। e का मतलब काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एक ही बात है। बोलो समझ आया? तो अब इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आओ कुछ कर गुजरे। कहता है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, कितना कर दिया बेटा? 300% इंक्रीज कर दिया। बाय बोला है, बाय, बाय का मतलब क्या होगा? ऐड करेंगे या 300 लेके चलेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड टू 300%, तो वो 300 ही लेकर चलते, बट यहां आया बाय 300%, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो एक्चुअल थी उसमें 300 और ऐड कर देना है, 300%। अब वो कहता है बाय व्हाट परसेंटेज विल द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। तो बेटा जी अब ध्यान से समझना, E इज इक्वल टू p²/2m। अगर तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और चेंज इन पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पहले आपको पोटेंशियल निकालना तो पड़ेगा ना, पोटेंशियल तो निकालना पड़ेगा ना। यही निकलेगा कि नहीं? यस सर। पोटेंशियल क्या क्या यार? लीनियर मोमेंटम, Yes, sir. सॉरी लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना? हाँ, जो चीज आपसे पूछी जाए आपने सबसे पहला काम क्या करना है क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी निकालने को पूछता है फिर यही रखो फॉर्मूला। अगर आपसे वो लीनियर मोमेंटम में पूछ रहा है चेंजिंग क्या है या निकालने के लिए पूछ रहा है तो फॉर्मूला ये बना दो। करना क्या है, ये तो पता ही है कैसे आया।
अंडर रूट में तो आएगा 2m। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब हम ऐसे लेकर चलते हैं भाई, पहले वाला जो है वो E1 और P1 था फर्स्ट, ठीक, यानी कि इज इक्वल टू 100% एक तरीके का। ओके, Yes, sir. अब न्यू इजाफा करना है, तो न्यू में चेंज क्या आया पहले देखो, न्यू में चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी E2 क्या बनी मेरे बच्चों, E1 प्लस का 300% बोल रहा है ना, 300%, यानी 300% का मतलब हो गया 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। बोलो क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसको उठाओ दोबारा से इसी फॉर्मूले बनाओ, तो नया वाला P2 क्या बनेगा, 2m E2। पहले मैं ऐसे बता देता हूं, 2m E2। E2 की जगह क्या लिखेंगे, 2m 4E1। बोलो यस सर। Yes, sir. इस 4 वाले का जब अंडर रूट करके मैं बाहर निकाल दूं तो बाहर तो 2 आ जाएगा ना बच्चा, 2m E1 अंडर रूट। बोलो यस सर। अब ये 2m E1 किसके इक्वल था, 100%। तो कितना बना, सब लीनियर मोमेंटम से 200%, 200% बन गया। बोलो क्लियर, कितना बन गया बेटा, 200%। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जब हम लोगों ने क्या कर दी, 3 टाइम्स उसकी इंक्रीज कर दी, तो लीनियर मोमेंटम कितना बन गया, 100 की जगह 200 बन गया। अब वो लेकिन ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा चेंज कितना आया, चेंज। तो चेंज कितना आया, पहले कितना था 100, तो ये आ गया 100, तो ये कितना आ गया, 100% चेंज आ गया। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ओके, कर लोगे अब तो, समझ आए क्वेश्चन कैसे हैं? Yes, sir. यस सर। एक और क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में भी आता है और आने के चांस है, बस वो करवा के छुट्टी कर दूंगा। ध्यान से सुन लो, अब हम चेंज करेंगे लीनियर मोमेंटम में। वो कहता है 50% चेंज आया लीनियर मोमेंटम में। कितना परसेंट चेंज आया बेटा, 50% चेंज। लेकिन इस बार लीनियर मोमेंटम में 50% चेंज कर दिया, लीनियर में करा, तो कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो अब आपको मैंने कहा था जो चीज निकालनी है वो एज इट इज रखी जाएगी। अब हमें इस बार काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूले को में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि पहले जो E1 था वो कितना था, 100% था। ठीक है, ओके। अब जो नया P2 बना वो कितना बना, P1 प्लस का 50% ऑफ P1, कितना बना, 3P1/2, 3/2 P1 बन गया। बोलो क्लियर? तो नया वाला E2 क्या बनेगा, P2 का स्क्वायर अपॉन में 2m, यानी कि 3 3 9/4 P1 का स्क्वायर बाय 2m। बोलो बोलो यस सर। ये कितना था, 100%, 9/4 इंटू 100, 25, कितना आया, 225। तो 50 होने 25 कम से नाउ द चेंज कितना आएगा, बोलो, समझ आ गया? आ ही गया सर।
आ ही गया, अभी भी कहीं डाउट है तो भाई पूछ ले, आ ही गया वाला आ काम गया। नहीं होना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हुई है पूछ ले अभी भी। वीडियो चल जाती है ना। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान से दोबारा सुन ले, कुछ नहीं करा, ये वैसी जैसे पहले 100% मान लिया, इसको कर दिया बेटा। अब जो नया वाला पी था वो निकाला, वो कैसे निकाला, वो कहता 50% इंक्रीज कर दिया, तो 50 ऑफ P1 बाय 100, 50% का मतलब तो यही हुआ ना बेटा। तो मैंने एक 8 फीट लिया तो ये 3/2 P1 बन गया। अब फिर से मैंने जो नया वाला P2 बना, ये 3/2 P1 उठाकर इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू में। देखो पहले P2 स्क्वायर बाय 2m लिखा जानबूझ के, P2 की वैल्यू क्या है 3/2 P1, तो ये क्या होगा 3 3 9, 2 2 4, P1 स्क्वायर बाय 2m। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। बस अब ये P1 स्क्वायर बाय 2m कितना था 100%, मैंने वैल्यू लगा दी 100%, कट के कितना आ गया 225%, ये तो नया बना, हमें चेंज निकालना है, तो चेंज क्या करा माइनस करके निकाल दिया। ओके सर। अगर वो पूछे न्यू कितना बना तो यहीं तक आंसर होगा, यहीं पर आंसर छोड़ देंगे 225 पे, क्योंकि कई बार न्यू वाला भी पूछ लेते हैं, तो आपने देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यू पूछा है या चेंज इन पूछा है। चेंज पूछा है तो माइनस कर दो, न्यू पूछा है तो उतना ही लगाकर छोड़ देंगे। बोलो समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो कल आप लोग ऑसिलेशंस के कंप्लीट अच्छे से पढ़ के हटेंगे, और शाम तक मुझे ऑसिलेशन के जो मैंने टॉपिक्स बोले थे वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक, उसके बाद कल फिर मैं 4th यूनिट के आगे थोड़ी बहुत 1-2 चीजें और समझा दूंगा, तो फिर वो कंप्लीट करके फिर वेव मोशन पे चलेंगे। पहले 4th यूनिट अब शुरू किया तो पहले वो कंप्लीट कर लें, ठीक है? चलो बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।